नमस्कार साथियों। देखिए, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के बारे में अपन बात करें तो जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है, चाहे पिछला मान लो चाहे उससे पिछला मान लो, उसके ऊपर सैकड़ों अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं, जिनमें से 50-60 कमेंट तो आप ये मान लो कि वो कॉमन होते हैं। तो हर एक अभ्यर्थी को अलग अलग रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता। इस बात को आप भी समझते हैं थोड़ा। तो देखो, मैंने आपको बताया कि हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है ना। इसलिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ तो बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको कमेंट आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थी कमेंट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं। तो एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इसमें मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया था, कल शिक्षा विभाग के पास में सभी दस्तावेज सत्यापन हो चुके दस्तावेज है आ चुके हैं। तो देखिए, जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसकी जगह पर अब शिक्षा विभाग इन दस्तावेजों को सभी विभागों में बांटने का काम करेगा। पहले ये काम आपका प्रशासनिक सुधार विभाग करता था। अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने हर जगह की अलग अलग सूची बनाकर सभी विभागों को भेज दी है, और अब किसी भी अभ्यर्थी का विभाग वो परिवर्तन होने की संभावना न के बराबर है। नियुक्ति आदेश से पहले विभाग में दस्तावेज सत्यापन दोबारा किया जाएगा, यानी कि पुनः आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य करने का काम कौन करेगा? जो विभाग आपको आवंटित हुआ है वो विभाग फिर से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जमा हो चुके हैं। अब आप जो डॉक्यूमेंट्स दोगे वो विभाग के पास में जमा होंगे, जहां पर आप उम्र भर नौकरी करने वाले हो। और जो भी आवंटित होने वाला विभाग है वो आपको काउंसलिंग के लिए विभाग अपने हेड ऑफिस में बुलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सीकर जिले के अंतर्गत जो आपका मेन विभाग है, उसके अधीन जिले में अन्य कार्यालय आते हैं, वहां पर आपको ड्यूटी दी जाती है। तो उन अन्य कार्यालयों में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर सीकर जिले में जो आपका मुख्य हेड ऑफिस है वहां पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये हर जिले में इसी प्रकार से ये लागू होगा। जहां पद ज्यादा है उन विभागों में, जैसे शिक्षा विभाग है, मेडिकल विभाग है, वहां पर जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। आपकी SSO ID या साला दर्पण के माध्यम से भी आपको भरवाया जा सकता है। इस पर अभी विचार चल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगा तो वो सूचना यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बाद में आपका विभाग आवंटन की तरह जिला आवंटन हो सकेगा, और जिसको लेकर जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, और कोई भी अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो उससे आप वंचित ना हो। देखिए, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में सबसे पहले आपका क्या हुआ? परिणाम घोषित हो गया। परिणाम घोषित होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो आपका मंडल वाइज स्तर के ऊपर हो गया। उसके बाद में जिला आवंटन, आपकी मेरिट श्रेणी विकल्प और विभागीय आवश्यकता अनुसार आपको एक जिला आवंटित किया जाता है, और ये जिला आवंटन जो सूची है वो विभाग की वेबसाइट के ऊपर या RSM SSB के अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होगी। उसके बाद में स्कूल या कार्यालय आवंटन होगा, जहां पर आपको नौकरी करनी है। तो जिला आवंटन के बाद में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा आपको किसी विद्यालय या कार्यालय में पद स्थापित किया जाएगा। यह आवंटन कार्य की आवश्यकता, रिक्ति और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होता है, यानी कि जहां पर जितने पद हैं, जहां पर जितने कैंडिडेट की आवश्यकता है उसी के आधार पर यह आपको आवंटित किया जाता है। उसके बाद में आपको नियुक्ति आदेश जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग या अधिकृत जो भी अधिकारी होगा उसके द्वारा आपके नाम से नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है, जिसमें आपका स्कूल या कार्यालय पद तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि उस ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर अंकित होती है। तो वो जो ज्वाइनिंग करने की तिथि होती है, जो क्रमांक होता है, वो जाकर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में दोगे जिला अस्पताल में, तो वहां से आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनकर तैयार होगा। तो नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में आपको कार्यभार है वो ग्रहण करना पड़ता है। आवंटित जो भी विद्यालय या कार्यालय आपको आवंटित हुआ है तो 21 दिन यानी कि निर्धारित तिथि के अंतर्गत आप ग्रहण करते हैं, और संबंधित अधिकारी को ज्वाइनिंग लेटर वहां पर जाकर आप प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद में आपकी सेवा रिकॉर्ड, यानी कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी पुस्तिका में आपने जो भी अच्छा कार्य किया है, जो भी विवरण है, जो भी कार्य ग्रहण की तिथि है, वो सारी उसमें अंकित की जाती है। ठीक है, अब देखिए, कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि सर परिवहन विभाग के बारे में वीडियो बनाओ, मुझे जानकारी कैसे मिलेगी? परिवहन विभाग की ऑफिशियल साइट कौन सी है जिससे मुझे जानकारी मिले? तो परिवहन विभाग की जानकारी के लिए देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य और अन्य शर्तें। इसमें आपको देखो क्या करना होगा। सबसे पहले जो भी कार्मिक या जो अधिकारी होते हैं उनके पास में पत्रावलियां और डाक लाना और ले जाने का कार्य होगा। अगर आपको परिवहन विभाग आवंटित हुआ है तो मुख्य रूप से आपका पत्रावली और डाक लाना ले जाने का काम होगा। फोटो स्टेट करवाने के लिए आपको भेजा जा सकता है। कोई लेटर है तो उसको डिस्पैच करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी होंगे उनके बैठने के लिए टेबल, कुर्सी और जो अन्य फर्नीचर है और जो कंप्यूटर है उनको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। अधिकारियों को चाय पानी पिलाने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। चाय बनानी नहीं पड़ती, चाय पकड़ानी पड़ती है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री है। इसके अलावा अन्य सामान भंडार में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की ही होती है। इसके अलावा जो भी आपके अधिकारी हैं और अगर उन्होंने आपको किसी प्रकार का निर्देश दे दिया तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या काफी अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि इसको फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की बजाय सहायक कर्मचारी बुलाया जाए, तो आप जो भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी या सहायक कर्मचारी हैं उनको अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने होंगे जो भी आपका अधिकारी आपको निर्देश देता है, लेकिन वो वही निर्देश देगा जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के करने लायक होंगे। ठीक है, तो इसमें वैसे सभी कार्य आ जाते हैं।
जो जितना अपने अधिकारी से ज़्यादा बनाकर रखेगा उसको उतना ही काम करना कम करना पड़ेगा, एक तरीके से अपन ये बात कह सकते हैं। उसके बाद देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षा विभाग, मैंने आपको बताया था स्कूल का गेट खोलना है, बंद करने का कार्य है। ऑफिस विद्यालय के ऑफिस की साफ सफाई करने का कार्य है। इसके अलावा बाबुओं प्रधानाचार्य के सहायक के रूप में कार्य करवाना, स्कूल की देखभाल करवाने का कार्य है। रविवार का आपका अवकाश रहता है, माह में दूसरे शनिवार का और क्षतिपूर्ति अवकाश। 30 PL मिलती है, 20 SPL मिलती है, तो काफी आपको इसमें छुट्टियां भी मिलती हैं। हाँ, शनिवार का अवकाश दूसरे का हर शनिवार का नहीं होता है, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को होता है, तो वो हाफ डे हो सकता है। और काफी बार क्या है, इसमें आपकी कलेक्टेड पावर की छुट्टी भी आ जाती है, एडवांस प्रिंसिपल पावर की छुट्टी आ जाती है, तो वो अवकाश इस प्रकार से होता है। वैसे हर शनिवार का अवकाश नहीं होता है। मेडिकल विभाग में हर रविवार की छुट्टी होती है। 2 साल तक आपको 15 CL मिलती है। 2 साल में जैसे ये प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद में 30 PL मिलती है और 20 SPL मिलती है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है मेडिकल विभाग में। अधिकारी और कर्मचारियों के निर्देशों की पालना आपको करनी कंपलसरी होती है। साफ सफाई के लिए ठेके पर रखे हुए लोग ही काम करते हैं, आपको साफ सफाई मेडिकल विभाग में नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल विभाग वालों को सबसे ज्यादा डर है वो साफ सफाई का ही रहता है। बाकी जो अन्य विभाग है उनमें भी आपका कार्य और जो छुट्टियों का बायोडाटा है वो कुछ इसी तरीके से रहता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फिर एक कैंडिडेट ने कहा है कि एक्सटेंशन कैसे ले सकें, इस पर कोई वीडियो बनाओ। देखो, एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं इस पर मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, है ना, लेकिन फिर से मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो भी आपका नियुक्ति अधिकारी होगा, ठीक है, जिसको आप ज्वाइनिंग लेटर दोगे, एक एप्लीकेशन लेटर लिख कर दे सकते हो, प्रार्थना पत्र, जिसमें आपको ये बात मेंशन करनी है कि आप किस कारण की वजह से, जैसे आपकी BSc सेकंड ईयर की एग्जाम है या आने वाले समय में आपको किसी को दूसरी ज्वाइनिंग मिल सकती है, या और किसी कारण से अगर आप लीव लेना चाहते हैं 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, जो भी जितनी भी आप लीव लेना चाहते हैं, मैक्सिमम 6 महीने की लीव मिल सकती है मेरे ख्याल से, तो वो लीव के बारे में आपको उस प्रार्थना पत्र में लिखकर उस नियुक्ति अधिकारी को देना होगा जो आपका ज्वाइनिंग लेटर लेगा। तो अब वो डिपेंड करता है आप पर और नियुक्ति अधिकारी के बीच में जो भी आपका तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने महीने तक की लीव मिल सकती है। ठीक है, इसलिए जहां पर भी आप नियुक्त हो तो मेरा यही कहना है कि अपने नियुक्ति अधिकारी से बनाकर रखें हमेशा, क्योंकि बाकी कोई काम में नहीं आएगा, जहां पर आप अपॉइंटमेंट होगी वही आपको काम में आएगा ना। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप एक्सटेंशन वो इस प्रकार से आपको ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, प्रार्थना पत्र लिखकर आपको अपने नियुक्ति अधिकारी को देना है। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार 4th ग्रेड कर्मचारी या अन्य सरकारी कर्मचारी का जो प्रोविजन पीरियड है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से बढ़ाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रोविजन पीरियड में आपने 3 महीने की छुट्टी ले ली, तो क्या 2 साल के प्रोविजन पीरियड में वो 3 महीने कम हो जाएंगे, है ना? बहुत बड़ा सवाल है, काफी व्यक्ति के मन में आता है, तो उसके बारे में अपन बात करें। अगर आप 30 दिन से अधिक अगर असाधारण या अवैतनिक अवकाश लेते हैं, जैसे WPL लेते हैं, विदाउट पे लीव, यानी बिना वेतन के आप लीव लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो प्रोविजन के दौरान आपको 15 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। 2 साल तक आपको 15 CL मिलती है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश वो मिलता है, और पुरुषों को पितृत्व अवकाश ये भी लागू कर दिया। भाई साहब देख लो, पहले मातृत्व अवकाश मिलता था, लेकिन अब सरकार का यह मानना है कि बच्चे को पालने में माता और पिता दोनों की बराबर भूमिका होती है, इसलिए पितृत्व अवकाश भी आपको मिलता है, जिससे प्रोविजन आगे नहीं बढ़ता, है ना। इसके कारण आपका प्रोविजन पीरियड आगे नहीं बढ़ता अगर, ठीक है। लेकिन यदि आप गंभीर बीमारी, पढ़ाई के कारण या किसी अनिवार्य कारण 30 दिन से अधिक अवकाश, वेतनिक अवकाश लेते हैं बिना वेतन के छुट्टी, जैसे काफी स्टूडेंट का लगातार कमेंट आता है कि मेरी पढ़ाई है वो जारी रखना चाहता हूं, ठीक है, उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि आने वाले 2 महीने में 3 महीने में मेरी एग्जाम है, तो अगर उसके लिए आप छुट्टी लेते हैं तो नियम के मुताबिक जितने दिन आप छुट्टी पर रहेंगे आपका प्रोविजन पीरियड उतने ही दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। जैसे 3 महीने की आप छुट्टी लेते हैं और 24 महीने का प्रोविजन पीरियड आता है, तो 24 और +3 27 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड हो जाएगा। अब इसे कहने को ये 24 महीने का ही है, क्योंकि 3 महीने तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो ज्वाइन ही नहीं करोगे तो आपका प्रोविजन पीरियड उसमें कैसे काउंट होगा। तो कहने का मतलब जितने दिन की आप छुट्टी लेते हैं 30 दिन से ज्यादा, तो वो आपका प्रोविजन पीरियड में काउंट हो जाता है। इसके अलावा कार्य संतोषजनक न होना, ठीक है, 2 साल की सेवा के दौरान अगर आपकी उच्च अधिकारी, जैसे मैंने कहा था आपका जो नियुक्ति अधिकारी होगा, उनके काम, समयबद्धता और व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए जो यहाँ पर भी आपका नियुक्ति अधिकारी होता है उससे आपको हमेशा बनाकर रखनी है, उससे बिगाड़ना मत, है ना। यदि आपका काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विभाग आपको सीधा नौकरी से निकालने के बजाय आपको काम में सुधार करने के लिए प्रोविजन पीरियड को 6 महीने या 1 साल तक के लिए बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आप जितनी ज्यादा अधिकारी से बनाकर रखोगे, हो सकता है कि आपको काम भी कम करना पड़े। इसके अलावा विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि प्रोविजन के दौरान कर्मचारी के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत मिलती है या कोई विभागीय जांच लंबित होती है, तो जांच पूरी होने तक जो स्थायीकरण है उसको रोक दिया जाता है और प्रोविजन की अवधि है वो बढ़ा दी जाती है। तो अगर कोई विभागीय जांच आपके ऊपर चल रही है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है, तो भी इस तरीके से आपकी प्रोविजन अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। या फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन का कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोविजन के दौरान कर्मचारी के ऊपर कोई कोर्ट स्टे या फिर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है, तो फैसला आने तक आपका प्रोविजन पीरियड बढ़ा दिया जाता है। अरे नहीं सुनते क्या अपन कि वो नौकरी लग गया और उसके पड़ोसी ने किसी बात को लेकर उसके ऊपर केस कर दिया, है ना, क्योंकि गलती हमेशा पड़ोसी की है, वरना गांव वालों को क्या मतलब है कि उनको तकलीफ किस बात से है ना। पड़ोसी के पास में सब भेद होते हैं आज के समय में देखा जाए, और आज का टाइम ऐसा है कि भाई भाई को नहीं चाहता, है ना, क्यों, ये तो कलयुग है।
तो अगर एक नौकरी लग जाता है तो दूसरा उसके ऊपर केस कर देता है, कोई क्रिमिनल केस कर सकता है या फिर कोई और केस मामला धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। तो जब तक वो मामला ना निपटे तब तक आपकी प्रोबेशन पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और भी किसी तकनीकी कारण से आपका पुलिस वेरिफिकेशन या मेडिकल रिपोर्ट अगर आप समय पर क्लियर नहीं हो पाती है तो भी स्थायीकरण आदेश जारी होने में देरी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण आपकी प्रोबेशन पीरियड की अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।